नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बताएंगे आपको मार्केट का हाल, साथ ही करेंगे आज के फोकस पर चर्चा। बात होगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आए उछाल की, साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले नजर आज की टॉप लाइन्स पर। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारतीय शेयर बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स ने जमकर दिखाई दिलचस्पी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े 84 लाख से अधिक नए सक्रिय डीमैट खाते, ये सालाना आधार पर 20.5% की बढ़ोतरी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया उछाल, भारत का वाहन निर्यात बढ़कर पहुंचा 19% के पार। 2026 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी BHEL का वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान राजस्व 19% बढ़कर 27,350 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के मुताबिक उसे बीते वित्त वर्ष में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक 92,534 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रविवार को सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। वित्त मंत्री का वहां पर स्वागत अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और महावाणिज्य दूत श्रीकर रेड्डी कोपुला ने किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय प्रवासियों ने भी जोरदार स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वित्त मंत्री सैन फ्रांसिस्को में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में विकसित भारत 2047 की नींव रखने पर एक भाषण देंगी। साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगी। और इसके अलावा वो G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक, विकास समिति की बैठक, IMFC की बैठक और वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज बैठक में भाग लेंगी। अपने अमेरिकी दौरे के बाद वो पेरू की अपनी पहली यात्रा करेंगी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब हम कहते हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और जब IMF और वर्ल्ड बैंक ये मानते हैं कि भारत वैश्विक व्यापार को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन सकता है, तो वे भारत में मौजूद अपार संभावनाओं को पहचान रहे होते हैं। When we say India is the fastest growing economy, and when the IMF or the World Bank recognizes that India, because of the growth potential, can be India, China, many other such countries, can be the engine to pull the world trade which is in the negative or just about positive zone. They recognize the potential that exists in India. And by us growing with that potential, we will probably be able to lift that trend which is seen globally because of the various uncertainties, keeping growth low, keeping trade low, but keeping inflation high in some places. But in this environment, if India is recognized for its potential, the economic strength that it has, if you high-end achievers in this area see the potential to partner with India, individually or commercially, cooperation to cooperation. और आइए और कारोबार की बात करें तो आज आपको बताते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह से वो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, हरे निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी जो है वो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 23,931 पर यह कारोबार कर रहा है। 30 की यहाँ पर मामूली एक बढ़त देखी जा रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है, जैसा हमने शुक्रवार को भी देखा। और उसके बाद आप सेंसेक्स ओपनिंग की बात कर लें तो 79,050.39 पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली बढ़त है 497.19 की। तो सेंसेक्स ओपनिंग की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी 50
की, और ये आप देखिए 23,997 हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 145.45 पर निफ्टी 50 ओपनिंग ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो हरे निशान के साथ आज बाजार खुले हुए हैं, तो साफ तौर पर कईयों के चेहरे पर रौनक भी नजर आ रही है। तो बाजारों का हाल तो हमने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस की बात करें तो भारत की ऑटो इंडस्ट्री ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। जी हां, ऑटोमोबाइल सेक्टर वैश्विक बाजारों में फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में देश का जो कुल वाहन निर्यात है वो 19% की दमदार छलांग लगाते हुए 53 लाख से ज्यादा यूनिट्स के पार पहुंच गया है, जो कि भारत की निर्यात क्षमता को दर्शाता है। और इसके दूरगामी बेहतर नतीजों के आंकड़ों पर भी हम देखें तो ये साफ तौर पर पेश करते हुए नजर आते हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ऑटो सेक्टर के ये जो कामयाबी के आंकड़े हैं ये क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से इस पर काम हुआ है और कैसे आज की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ नजर आता है। ये देखिए कुछ डाटा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। साल 2024 से 25 में भारत का वाहन निर्यात 19% बढ़कर लगभग 54 लाख यूनिट पर पहुंच गया है। और ये अपने आप में बड़े एक मार्केट को सेट करता हुआ दिखा रहा है कि किस तरह से जो निर्यात है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साल 2023 से 24 की अगर हम बात करें तो यहां पर भारत का वाहन निर्यात जो था वो 45 लाख यूनिट था और ये अब की बार और बढ़ा है, जिसमें 19% की जो साफ तौर पर हमने उसमें उम्मीद देखी थी और वही उम्मीद पर ये खरा उतरता हुआ नजर आया। बीते वर्ष में भारत का वाहन निर्यात लगभग 15% तक ये बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता में सुधार और तकनीकों में बदलाव से इसकी जो और यही वैल्यू चेन है जो लगातार हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूटिलिटी वाहनों यानी कि एसयूवीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर उसके निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और यह 3.62 लाख यूनिट का जो आंकड़ा है उसको इसने छुआ है और ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ते हुए भी नजर आ रहा है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के 2.34 लाख यूनिट की तुलना में ये 54% की इसमें वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है और ये अपने आप में आने वाले समय के लिए एक बड़े बेंचमार्क को भी सेट करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। टू व्हीलर की बात कर लेते हैं तो टू व्हीलर वाहनों के निर्यात में 21% की यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल वाहनों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर निर्यात 23% से अधिक देखने को मिला है। तो आप समझिए कि कितना वर्ल्ड लेवल पर इसको हम देख रहे हैं कि लोकल टू ग्लोबल की जो बात थी, जो मंत्र था, वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया और यही सब कुछ है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसके शानदार प्रदर्शन की ओर दर्शाता हुआ नजर आता है। कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जो ये शानदार प्रदर्शन है आखिर ये कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% का योगदान देता है और यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि जो तमाम आंकड़े हमने बीते कुछ वर्षों में देखे हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। वाहन उत्पादन 2 मिलियन यानी कि 1991 से 92 में जब इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से कैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद से लगातार इसमें इजाफा देखने को मिला, वो बढ़कर 28 मिलियन 2023 से 24 में हो गया। तो आप समझिए 2 मिलियन से शुरुआत हुई, 8 मिलियन तक 28 मिलियन तक ये पहुंच गया और ये लगातार बढ़ोतरी अभी भी दर्ज की जा रही है। पिछले 4 वर्षों में 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आकर्षित हुआ है और यही आकर्षण का जो केंद्र है वो भारत का जो मार्केट है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है और इसीलिए यहां पर जो बढ़ती हुई प्रगति है उसके लगातार जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में निर्यात जो है वो 21.2 बिलियन डॉलर को अगर हम कहें अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच गया और आने वाले समय में ये और ज्यादा पहुंच सकता है। कहां तक पहुंचेगा? क्योंकि 2026 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का इसका अनुमान जताया गया है, जो अपने आप में बड़े आंकड़े को पेश करता है। भारत का ऑटो कंपोनेंट जो है इस सेक्टर में सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का योगदान देता है और यह योगदान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साफ तौर पर इसमें हमने देखा है कि तमाम सारे अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स रखे गए, जिसके बाद यह साफ तौर पर जो सफलता की कहानी है वो गढ़ने में कारगर हुआ है। 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को यह सीधे तौर पर रोजगार देता है और ये 1.5 मिलियन वो लोग हैं जो इन सेक्टरों में काम करते हैं। तो रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो बहुत कुछ बदला है और किस तरह से जो भारत का बढ़ता हुआ कद है, जो उसका मजबूत होता हुआ ढांचा है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया पहल भारत में किस तरह से उद्योग की जो पूरी तस्वीर है उसको इसने बदल कर रख दिया है क्योंकि ऑटोमोबाइल में हमने देखा कि तमाम तकनीकी से लेकर अलग अलग तरीके के जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनसे साफ तौर पर यह बड़ा कारोबार
बार यहां पर सेट होता हुआ नजर आया और लगभग 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए इसकी जो अनुमानित लागत है वो है। और साफ तौर पर यह नजर आता है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा योगदान ये इंडस्ट्री देती है। तो आप समझिए अर्थव्यवस्था को तो बूस्टअप मिलता ही है, इसके अलावा भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह से जो आज की डिजाइनिंग है उसमें बहुत कुछ चेंज किया गया है। साफ तौर पर यह नजर भी आता है, टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें, इसके बाद अलग अलग इनोवेशन की बात कर लें, कारों के डिजाइन की बात कर लें, उनके इंजन की बात कर लें, आप देखिए बहुत कुछ चेंज हुआ है। और यही सब कुछ बड़ा चेंज है जो एक बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर जो है वो पेश करता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है और यही है कि आने वाले समय में कितना बड़ा इसमें एक अलग बदलाव नजर आएगा, यह भी साफ तौर पर देखने वाली बात होगी। तो आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है और कैसे आने वाले समय में और ज्यादा परिवर्तन इसमें देखने को मिल सकता है। विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं श्याम और एमडी एवं सीईओ हैं वीईसीवी के। सर बहुत स्वागत आपका। और विनोद सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, किस तरह से देख रहे हैं इन आंकड़ों को, क्योंकि आने वाले समय में ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, किस तरह से जो बदलती हुई तस्वीर है वो भारत की दिशा और दशा को बदलती हुई नजर आएगी? जैसा कि आपने आंकड़े दिखाए हैं सारे, ऑटो सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑटो सेक्टर जो होता है वो इकोनॉमी की बैकबोन होता है जी। और जबकि हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज़ गति से ग्रो कर रही इकोनॉमी है, इसमें हमारा जीडीपी जो है 6.5% के ऊपर से ग्रो कर रहा है। अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और आने वाले 2-3 सालों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो इसमें ऑटो सेक्टर का योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी कोई भी सेक्टर ले लो, आप टू व्हीलर्स ले लो, पैसेंजर कार्स ले लो, ट्रक्स एंड बसेज ले लो, थ्री व्हीलर्स ले लो, सभी सेक्टर्स ने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे सब टू व्हीलर्स में 9% के ऊपर बढ़ोतरी हुई है। पैसेंजर कार्स अभी 4.3 मिलियन नंबर्स पिछले साल आए हैं और जबकि वो तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है पैसेंजर कार्स की, और उसमें भी अच्छी ग्रोथ हुई है, 2% के ऊपर की ग्रोथ हुई है, जबकि उसका बेस काफ़ी हाई था उससे पिछले साल में। ऐसा ही कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ी मिली जुली रिस्पांस रही है। जैसा कि बसेज में बहुत अच्छी बढ़ोतरी आई है, बसेज में अराउंड 15 से 20% तक की बढ़ोतरी आई है। ट्रक्स में थोड़ा सा डाउन रहा है, पर ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल्स में भी 1 या 2% की गिरावट रही है। उसके कारण से जैसा कि पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा पहले 6 महीने में स्लो डाउन था, इसके कारण से थोड़ा सा डाउन रहा पिछले साल। पर इस साल में कमर्शियल व्हीकल्स में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जैसा कि आपने एक्सपोर्ट्स का बताया, एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट्स में अगर आप टू व्हीलर्स देखते हैं तो हमारे टू व्हीलर्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, तो वहाँ पे मार्केट खुल गई है, वहाँ पे अच्छी बढ़ोतरी आई है। अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स देखते हैं तो हमारी मिडिल ईस्ट में अच्छी एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे अभी ट्रक्स और बसेज हैं, जापानीज ट्रक्स और बसेज के साथ compete करते हैं मिडिल ईस्ट में। ऐसा ही अफ्रीकन मार्केट्स में भी अच्छी ट्रक्स की एक्सपोर्ट हुई है। और बांग्लादेश और नेपाल में भी काफ़ी सुधार हुआ है उससे पिछले साल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साउथ एशियन मार्केट्स सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड थी, ये जो जियो पोलिटिकल इशूज़ आए और फॉरेन एक्सचेंज में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो इसके कारण से जो बांग्लादेश और नेपाल की मार्केट बहुत डाउन थी। पर पिछले साल ये मार्केट्स भी थोड़ी ग्रो होनी शुरू हो गई हैं और उसमें भी हमारी इकोनॉमी में हमारे एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स भी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा हो रहा है और इकोनॉमी अच्छी होने वाली है। मॉनसून की भी अच्छा फोरकास्ट है कि मॉनसून अच्छा होगा, तो उसके कारण से रूरल इकोनॉमी की भी उम्मीद है कि अच्छी रहेगी। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सारे फैक्टर्स इंडिया के फेवर में हैं और ये जो टैरिफ्स के कारण से थोड़ा अनसर्टेनिटी चल रही है वो भी रिजॉल्व होनी चाहिए और उसके कारण से भी रिलेटिवली इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि अदर दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले मेरा ख्याल है इंडियन कंपनीज के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगा। बिल्कुल। तो विनोद जी, एक तरफ तो जो हम बढ़ते हुए आंकड़ों को देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहन में कई लोगों के ये भी सवाल है
टैरिफ जो लगा है, क्या उसका इम्पैक्ट कितना यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है इस सेक्टर में, और क्या इससे परिवर्तन आएगा जब ये टैरिफ के बाद हम देख रहे हैं कि क्योंकि ऑटो पार्ट्स को लेकर भी बात हो रही थी और तमाम लोगों के मन में भी शंकाएं थी, तो इसको जरा थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इसमें बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। देखो, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दैट, जी। क्योंकि उसमें अभी चर्चा चल रही है। अमेरिका और भारत के बीच में अभी बायलैटरल ट्रेड के ऊपर अभी डिस्कशन हो रहे हैं। वो डिस्कशन के बाद क्या फैसला होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये तो सारी कंट्रीज के ऊपर ही टैरिफ्स लगे हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि रिलेटिवली कौन सी कंट्री को ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो मेरे को ये लगता है कि इंडिया के लिए रिलेटिवली ये बेटर होगा, क्योंकि हमारी जो डिस्कशंस हैं यूएस गवर्नमेंट के साथ, हमारी जो हमने सुनने में आया है कि डिस्कशंस पॉजिटिव तरीके से चल रही हैं और अच्छा एक फैसला हो जाएगा उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका में जो कंपनीज हैं जो इंपोर्ट करती हैं, उनको आगे प्रोडक्शन तो करना है। उनको जी। प्रोडक्शन करने के लिए अगर टैरिफ्स रहते भी हैं तो इंपोर्ट तो उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके प्लांट्स बंद हो जाएंगे वहाँ पे। तो बिल्कुल। इसलिए हम सारी दुनिया के साथ ही हैं, पर हमारी पोजीशन रिलेटिव थोड़ी सी बेटर है। तो इसलिए मैं इस पे अभी हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए कि कैसे इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके बाद पता लगेगा। निश्चित तौर पर विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आपसे चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद अग्रवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं 4.5 मिलियन के आसपास के जो आंकड़े सामने आए हैं कि साफ तौर पर ग्रोथ लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में 2026 तक जो आंकड़े अभी से एक उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि $30 बिलियन को भी पार कर जाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है किस तरह से जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, वो बनती हुई नजर आ रही हैं, और किस तरह से जो ये बड़ा बूम है, क्या ये 2026 तक जो साफ तौर पर $30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो संकल्प की जो बात हम कह रहे हैं, जो पूर्वानुमान लगाया गया है, उस तक पहुंचने में कारगर साबित होगा? देखिए, हमारी इकॉनमी तो अच्छी ही चल रही है और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल की पोजीशन भी अच्छी है। हमारी जो टैक्स की कलेक्शन अच्छी चल रही हैं, तो इस कारण से पॉजिटिव ही है। इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े गिरावट की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती जिसके कारण से हमें कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। सिर्फ जो अनसर्टेनिटी चल रही है टैरिफ्स की, वो उसका रेजोल्यूशन होना है, और अदरवाइज नहीं तो इकॉनमी का फोरकास्ट तो अच्छा ही है। बिल्कुल। और विनोद जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, और ईवी जिस तरह से हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में बहुत तेज गति उसने पकड़ी है, तो ऐसे में ईवी का मार्केट आपको क्या लग रहा है, आने वाले समय में कितना बड़ा बूस्ट वहां पर देखने को मिल सकता है? ईवी में भी अगर आप देखते हैं तो हमारी अच्छी पिछले साल में 2 व्हीलर्स में अच्छी ग्रोथ हुई है जी। और पैसेंजर कार्स में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। पैसेंजर कार्स में अभी हम साल की कोई 1,15,000 1,20,000 के करीब पैसेंजर कार्स इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं, और 2 व्हीलर्स तो 10 लाख से भी ऊपर बिके हैं। और हमारी कमर्शियल व्हीकल्स 8-9 हज़ार के करीब है। कमर्शियल व्हीकल्स में अभी और बढ़ोतरी होगी। बसेज में और इलेक्ट्रिक बसेज बिकेंगी अभी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें टेंडर्स खुलने वाले हैं। तो ओवरऑल स्लोली एंड स्टेडीली आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे से आगे ग्रोथ होती रहेगी। परंतु इसमें हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एकदम पूरा माइग्रेशन हो जाएगा। तो दोनों साथ साथ चलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में धीरे धीरे करके स्लोली एंड स्टेडीली आगे ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ होती रहेगी। और हम लोग सब भी ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से भी मेरा ख्याल सारी कंपनीज जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। हम लोग वोल्वो आइशर की तरफ से भी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जैसे कि ट्रक्स और बसेस, दोनों इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इलेक्ट्रिक बसेस दोनों तैयार हैं, और हम इलेक्ट्रिक बसेस भी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बेच रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे कस्टमर्स को
और इसमें विश्वास आता है, जो उनका कॉन्फिडेंस बनता है, तो उसमें वो आगे से आगे लेते रहेंगे और गाड़ियाँ। तो इसमें हमें स्लोली एंड स्टेडीली ग्रोथ की अच्छी उम्मीद है। इंटरनेशनल वैल्यूज़ को अगर हम देखें विनोद जी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड आपको किसकी नज़र आती है? जैसा कि हमने अभी कुछ आंकड़े भी पेश किया, एसयूवीज़ की भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, बाइक्स हो गए, इसके अलावा भी अलग अलग हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन के जो अलग अलग हैं उनके भी देख रहे हैं। ठीक है विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नई दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जेडी वेंस यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात होने की संभावना है। और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें। तो 4 दिवसीय दौरे पर जेडी वेंस दिल्ली पहुँचे हैं और उसके बाद अलग अलग शहरों में वो जाएंगे। जयपुर जाने का भी उनका कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। और काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति जब जो बाइडन थे, उसके बाद अब जेडी वेंस उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत की यात्रा पर आए हैं। और ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय हैं, तमाम ऐसे फैसले हैं जो इस दौरे के बाद से साफ तौर पर जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो नज़र आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण उनका ये पूरा दौरा और उसी के साथ उनका भव्य स्वागत होता हुआ। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद यहाँ पर मौजूद हैं।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उनका स्वागत करते हुए और इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। तो हवाई अड्डे पर यह ज़ोरदार स्वागत हुआ है। अपने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है और तमाम अहम जो पहलुओं हैं उन पर बातचीत आगे की हो सकती है। तमाम रणनीतियाँ बनती हुई नज़र आएगी क्योंकि बेहद खास ये पूरा दौरा उनका रहने वाला है। तो अपने पूरे परिवार के साथ जेडी वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं, नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है, जो कि प्रस्तावित है और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले, काफ़ी नीतिगत फैसले, तमाम नीतियाँ बनती हुई नज़र आएंगी जो आने वाले कल के लिए, जो दोनों देश हैं उनके जो आपसी रिश्ते हैं उनको और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करने में कारगर साबित होगी। तो भव्य स्वागत यहाँ पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का किया गया है उनके परिवार के साथ। और ये देखिए, भारतीय परंपरा को भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। नृत्य के माध्यम से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। भारतीय परंपरा को दर्शाती ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोक कला और नृत्य का यहाँ पर इसकी प्रस्तुति दी जा रही है। और ये प्रस्तुति भारत की अलौकिक जो विरासत है उसको साफ तौर पर प्रदर्शित कर रही है। किस तरह से ये जो अनूठा संबंध है दोनों देशों का, पारस्परिक और साथ ही साथ लोकतांत्रिक, इन दोनों को देखते हुए इनके मद्देनज़र एक भव्य स्वागत यहाँ पर हवाई अड्डे पर किया गया और उसके बाद अब आगे की जो कार्यक्रम हैं वो रखे जाएंगे और तमाम ऐसे अहम फैसले, तमाम ऐसे अहम निर्णय जो इस पूरे दौरे के दौरान देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो परंपरा है, जो प्रतिष्ठा है भारत की, वो वैश्विक स्तर पर और ज़्यादा अपनी प्रबल दावेदारी पेश करती हुई नज़र आती है। और यही सब कुछ है कि भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। और यही सब कुछ है कि अमेरिका भी लगातार इस बात को समझता है, जानता है। पुराने संबंध अमेरिका के साथ जो और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए नज़र आ रहा है। तो जेडी वेंस अब भारत की धरती पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अहम है क्योंकि तमाम नीतिगत जो फैसले हैं वो इस दौरे से निकलते हुए नजर आएंगे। द्विपक्षीय वार्ता होगी, तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जिनसे वैश्विक पटल पर और साफ तौर पर आपसी संबंधों को नई दिशा और दशा मिलती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर पल